जादुई नदी और सोने के बाल वाली लड़की। शिवपुरी गांव में दो बहनें रहती थी, तारा और चंदा। तारा बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी और वो हर काम में निपुण थी। वहीं चंदा के नाक पकोड़े की तरह फूला हुआ था और वो काली थी, जिस वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था। और तो और यहाँ तक कि उसकी सगी माँ दीपिंती भी चंदा से बहुत दुखी रहा करती थी। एक तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, ऊपर से वो हर काम उल्टा पुल्टा कर दिया करती थी। एक दिन चंदा की माँ उससे कहती है, ए चंदा सुन, तेरी दीदी को कॉलेज जाना है और मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, तो तू जल्दी से अपनी दीदी के लिए नाश्ता बना दे। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, अगर मैं लेट हो गई तो टीचर जी बहुत गुस्सा करेंगी। एक तो 2 साल से एक ही क्लास में फेल होते आ रही है, फिर भी महारानी को स्कूल जाना है। अरे स्कूल जाकर तो कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगी, घर में रहकर घर का काम संभाल, समझी? काली मनहूस कहीं की, जब से पैदा हुई है तब से आफत ही आफत, जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। अपनी माँ से खरी खोटी सुनने के बाद चंदा रोते हुए किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी चंदा की बड़ी बहन तारा उससे कहती है, चंदा तू जरा मेरे ये कपड़े प्रेस कर दे, मैं नहाकर आ रही हूँ, तब तक कर दियो। ठीक है दीदी। चंदा सब्जी चूल्हे पर चढ़ा हुआ छोड़कर तारा के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी जल्दबाजी में चंदा से तारा का कपड़ा जल जाता है। तभी उधर से तारा आती है, अरे मनहूस, तूने ये क्या किया, मेरे ड्रेस जला दिए। तभी माँ तेरे साथ बिल्कुल सही करती है। माँ जल्दी इधर आइए, देखिए ना इस काली बंदरिया ने ये क्या किया। अरे करम जली, क्या करूँ मैं तेरा, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, नुकसान करने के अलावा तुझे और कुछ आता भी है या नहीं? अरे ये किचन में से क्या जलने की बू आ रही है? हे भगवान, माँ मुझे माफ कर देना, जल्दबाजी में मैं सब्जी चूल्हे पर चढ़ा हुआ छोड़कर ही आ गई थी। कमीनी, तेरी शक्ल खराब है, लेकिन भेजा तो दिया है ना भगवान ने, या वो भी खाली है, जो भी काम बोलो सब बिगाड़ कर रख देती है। पता नहीं भगवान ने तुझ जैसी मनहूस बेटी को मेरी ही बेटी क्यों बनाया। एक तो बंदर जैसी शक्ल है, ऊपर से एक भी गुण नहीं है। माँ अब मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी? बेटी मेरे अलमीरा में जो नया फ्रॉक रखा है ना, जा उसे ही पहन ले। पर माँ वो फ्रॉक तो मेरी है ना, वो तो पिताजी ने मेरे लिए भिजवाई थी। अरे नया फ्रॉक पहनने के लिए अच्छी शक्ल भी होनी चाहिए, तू चाहे कुछ भी पहन ले, लगनी तो बंदरिया ही है। चंदा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ की फिर से आवाज आती है, अरे ओ महारानी, अब कमरे में बैठकर आराम ही करोगी या कोई काम भी करोगी? क्या काम है माँ? ये ले मटकी और जा नदी से इसमें पानी भर कर ले आ। और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? चंदा रोते रोते मटका लेकर नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर खूब रोती है। भगवान जी, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल तक तो बाहर वाले ही मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो मेरी माँ और मेरी बहन भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सोचकर चंदा जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है, तभी नदी में से एक आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, ये तुम क्या करने जा रही हो? मरना किसी समस्या का हल नहीं। फिर आप ही बताओ नदी जी, मैं मरूं नहीं तो क्या करूं? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, वही माँ मुझे हर रोज मेरे रंग रूप को लेकर ताने देती है। फिर ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी? बेटी, रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए, बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। नदी जी, मैं हार चुकी हूँ, मुझ में अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। मैं अब अपनी ये बदसूरत शक्ल किसी को नहीं दिखाना चाहती। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। तुम मेरी नदी में 3 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारा स्वरूप खुद ब खुद बदल जाएगा। उसके बाद चंदा उस नदी में 3 बार डुबकी लगाती है और उसका बाल सहित
पूरा शरीर सुनहरे सोने की तरह हो जाता है और वो खुशी खुशी पानी लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर जब चंदा अपना बाल पोंछती है तो उसके सर से सोना गिरने लगता है। जब उसकी माँ ये देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि चंदा का पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरे चंदा बेटी, ये क्या हो रहा है? और तुम एकदम से सोने की तरह कैसे दिख रही हो? और ये तुम्हारे बाल भी सोने के हो गए हैं, ये कैसे हुआ बेटी? उसके बाद चंदा अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ चंदा को बहुत प्यार करती है और बोलती है, अरे मेरी प्यारी बेटी चंदा, इधर आ, मैं तेरी सुंदर सी चोटी बना दूं, जिससे तुम्हारा ये सुनहरा रूप और भी सुंदर लगने लगे। आ मेरी बेटी। उसके बाद चंदा की माँ चंदा के बाल बनाती है। चंदा की माँ चंदा के बाल में जितनी बार कंघी करती है उतना ही उसके बालों से सोना झरता है। यहाँ तक कि चंदा जब भी चलती है तब उसके शरीर से सोना झरता है और उसकी माँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर सारा सोना इकट्ठा करती है। वाह, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब मैं इतना सारा सोना कहाँ रखूंगी? मैं जल्दी से इसे सुनार के यहाँ से बेच आती हूँ। इस तरह से उस दिन के बाद से चंदा की माँ हर रोज सोना बेचने लगती है और देखते ही देखते वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। लेकिन उसकी लालच कम नहीं होती और वो पूरे दिन अपनी चंदा बेटी के पीछे झाड़ू लेकर घूमा करती है और उसके शरीर से झरने वाले सारे सोनों को इकट्ठा करती है। अरे ओ तारा, बेटा चंदा, दोनों खाना खाने आ जाओ। उसके बाद दीपिंती तारा के लिए रोटी सब्जी और चंदा के लिए मक्खन और पनीर देती है। ये क्या माँ, इतना सारा मक्खन और पनीर? हाँ हाँ बेटी, खाओ बेटी, तुम्हें मक्खन और पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। उस दिन से चंदा को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन उसी गांव में रहने वाली मृदुला की नजर दीपिंती पर जाती है। अरे ये दीपिंती पूरे दिन भर में 2-4 चक्कर सुनार के दुकान का लगा ही लेती है। आखिर ये इतना सोना कहाँ से लाती है जिसे बेचने ये हर रोज सुनार के यहाँ जाती है? और तो और ये तो अब इस गांव की सबसे अमीर औरत बन गई है। मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। मृदुला की एक बेटी थी जिसका नाम दीपा था। दीपा चंदा की ही सहेली थी। अरे बेटी, वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, तेरी सहेली चंदा। बेटी, आज से तो जब उसके घर जाएगी ना तो उस पर नजर रखियो कि आखिर उसकी माँ दीपिंती इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आती है। अरे माँ, हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। वो जो चंदा है ना, वो जादुई नदी से मिले वरदान की वजह से पूरे सोने की हो गई है और वो जब भी चलती है तो उसके बदन से सोना झरता है और उसकी माँ उसी सोने को झाड़ू से समेटकर उसे हर रोज बाजार में बेचा करती है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटी तूने। अब मैं उस चंदा की बच्ची को किडनैप करके उसका सारा सोना चुरा लूंगी। ठीक है माँ, कल जब चंदा की माँ सोना बेचने सुनार के घर जाएगी उसी वक्त मैं चुपके से उसे किसी बहाने से अपने साथ ले आऊंगी। उसके बाद अगले दिन दीपा चंदा को अपने साथ बहला फुसला कर अपने घर ले आती है। फिर उसकी माँ और दीपा मिलकर चंदा का हाथ पैर बांधकर उसे बेहोश कर देते हैं। बेटी, अब हमें ज्यादा देर इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है, वरना किसी भी वक्त इसके घर वाले इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। हमें जल्दी ही इसे लेकर शहर में तुम्हारे सुनार मामा के यहाँ जाना होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर चंदा को लेकर अपने सुनार मामा के घर चले जाते हैं। ये लीजिए भैया, सोना और सोना देने वाली मुर्गी। अरे बहन, ये क्या है? आखिर इस सोने के साथ इस लड़की को क्यों यहाँ लाई हो? भैया, यही तो है सोना देने वाली मुर्गी। देखो बहन, इसे अगर यहाँ पर इस तरह रखकर हम सोना बेचते रहे तो एक ना एक दिन हमें पुलिस पकड़ ही लेगी और तुम्हारे साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। फिर भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताता हूँ बहना, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ऐसा
करते हैं, हम इस पूरी लड़की को ही पिघला देते हैं और इस तरह सारा सोना हमारा हो जाएगा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह भैया, मान गई आपको, आखिर आप मेरे ही भाई हो। इधर कुर्सी से बंधी चंदा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो उन सारी बातों को सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या? ये लोग तो मुझे इस तरह मार ही डालेंगे। हमें अब मुझे कौन बचाने आएगा? हे भगवान, अब मैं समझ गई, ऊपरी सुंदरता से इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिर देखो, ज्यादा सुंदर बनने के चक्कर में मैं नई मुसीबत में फंस गई। मुझे जादुई नदी की बात मान लेनी चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे मरना नहीं है, कोई तो मेरी मदद करो। जादुई नदी, कहाँ हो आप? मुझे इन जालिमों से बचाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी वहाँ बाल्टी में रखे पानी में से आवाज आती है, चंदा, चंदा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जादुई नदी, हाँ आप यहाँ? हाँ चंदा, मुझे पता था तुम्हारे इस सुनहरे रूप की वजह से तुम किसी मुसीबत में जरूर फंसोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। मैं समझ गई जादुई नदी, मुझे कोई सुंदरता नहीं चाहिए, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद जादुई नदी के जादू से चंदा का रस्सी अपने आप खुल जाता है। चंदा, अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। चंदा वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मृदुला और उसका भाई आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जादुई नदी की जादुई शक्तियों से उन दोनों का हाथ पैर रस्सी से अपने आप बन जाता है और डंडे से उसकी खूब पिटाई होने लगती है। इधर चंदा भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे, मैं तो फिर से पहले की तरह हो गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? अगर अब मैं फिर से घर गई तो माँ मुझसे फिर से नाराज हो जाएगी और वो फिर से मुझसे पहले जैसा व्यवहार करने लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। लेकिन ये क्या, मैं ये कहाँ हूँ? यहाँ तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। इधर चंदा की माँ और उसकी बहन उसको पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन चंदा का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। जिसके बाद वे लोग चंदा को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं। तभी दीपंती की नजर एक पेड़ के नीचे सो रही चंदा पर जाती है। अरे मेरी बेटी चंदा, बेटी तू यहाँ पर क्या कर रही है? बेटी, तू जंगल में इस तरह जमीन पर क्यों सो रही है? माँ, अब मैं वो सुनहरी चंदा नहीं रही, फिर से आपकी मनहूस चंदा बस सूरत बन गई है। नहीं बेटी, मुझे शर्मिंदा मत कर। बेटी कभी अपनी माँ के लिए मनहूस नहीं होती। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे तेरी कमी तब पता चली जब तू 3-4 दिनों से घर नहीं आई। बेटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब से तारा और चंदा दोनों बेटी को एक समान ही प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ चंदा, और अब से हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। मरी हुई नागिन की अनाथ बेटियां। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में कई सारे इच्छाधारी नाग और नागिन का बसेरा था। उस जंगल के आसपास बसे गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इच्छाधारी नाग नागिनें जैसी चीजें अभी भी होती है। और इसी बात से अनजान नाग नागिन भी उस जंगल में बसे अपने गांव में खुशी खुशी रहा करते थे और वहाँ के लोग जंगल से ही शिकार ढूंढकर अपना पेट भरा करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। इसी तरह कशिश नाम की एक नागिन ने भी अपनी 3 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और उसका नाम मानवी, शांति और लक्षिता रखा था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और कशिश की अब तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और एक दिन तीनों बेटियां जंगल के आसपास ही खेल रही होती है। तभी मानवी अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है जंगल के बाहर इंसानों की बहुत ही सुंदर एक दुनिया है, तो क्यों ना हम उनकी उस दुनिया में घूम कर आए, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मानवी? तुम्हें पता है ना, माँ ने हमें इस जंगल से बाहर जाने के लिए साफ साफ मना किया है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो हम लोगों को बहुत डांटेगी, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हमें देखना तो चाहिए कि उन इंसानों ने अपनी किस तरह की दुनिया बसाई है और वे लोग किस तरह से रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा लक्षिता, और वैसे भी
हम कौन सा नागिन रूप में वहाँ जाएंगे? हम भी उन इंसानों का रूप लेकर ही वहाँ जाएंगे, फिर किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर वो तीनों बहनें जंगल से बाहर जाने लगती है, लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि उस गांव में सपेरों का एक झुंड भी रहता है और वे लोग नागिनों को उनकी खुशबू से ही पहचान जाते हैं। इसलिए जैसे ही वो तीनों बहनें गांव के अंदर घुसती है, वैसे ही गांव का एक सपेरा मुंशी कहता है, अरे ये क्या, मुझे अचानक से नागिनों की खुशबू क्यों आ रही है? हमारे गांव में तो कोई नागिन ही नहीं है। अरे क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें नागिनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं इस काम में माहिर हूँ, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे पास कोई ना कोई नागिन जरूर है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा। तुम और ये तुम्हारी फालतू की बकवास, मैं तो जा रहा हूँ, तुम ढूंढते रहो नागिन। इतना कहकर वो दूसरा सपेरा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद पहले सपेरे की नजर उन तीनों बहनों पर पड़ जाती है और वह तीनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान गांव में आराम से घूम रही होती है। तभी वह सपेरा कहता है, अरे ये तीनों लड़कियां कौन हैं? मैंने तो आज तक इन्हें गांव में कभी नहीं देखा, फिर ये अचानक आज कहां से आ गई? मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर वह सपेरा उन तीनों बहनों का पीछा करने लगता है और शाम होते ही वह तीनों बहनें जब आपस में जंगल जाती है और अपने नागिन रूप में आती है, तो उन्हें ऐसा करते हुए वह सपेरा देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन का वास है और हम लोगों को इस बारे में आज तक नहीं पता, लेकिन अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सपेरा वापस अपने गांव में आ जाता है और अपने सेठ कास मुंडा को ये सब बताता है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं, उन लोगों की नागमणि हासिल करके, क्योंकि उनकी नागमणि में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इस पूरे संसार को बदल सकती है। और इसी तरह कास मुंडा रात के वक्त अपने सारे सपेरों को लेकर उस जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसी समय कुछ नाग नागिन खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकले थे। तभी कास मुंडा की नजर उन पर चली जाती है और वह उन लोगों पर जाल डालकर उन्हें बंदी बना लेता है। अरे ये क्या, हम इस जाल में कैसे फंस गए? कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ, हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। उन नागिनों को दर्द में देखकर सपेरों का झुंड बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन अपने दोस्तों की आवाज सुनकर कशिश नागिन वहाँ पर आ जाती है और कहती है, दुष्ट सपेरों, तुम लोग हमें बंदी बनाओगे? रुको, मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर कशिश एक सपेरों को डस लेती है और यह देखकर गुस्से में कास मुंडा अपने त्रिशूल से कशिश नागिन को मार देता है और वह वहीं पर मर जाती है और सारे सपेरे उन नागिनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर अपनी माँ केसवी की लाश को देखकर मानवी, शांति और लक्षिता बहुत ही रोते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वे लोग आखिर क्या करें, कैसे अपनी माँ के बिना अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि अब वह लोग अनाथ हो चुके थे और इस बात से वे लोग बहुत ही दुखी थे। इसलिए वो अपनी माँ के कातिलों से बदला लेने की सोचते हैं। इसलिए एक तरफ जहाँ सारे सपेरे खुशी मना रहे होते हैं, वहीं नागिन की बस्ती में मातम छाया होता है। इसलिए नागिनों की बस्ती की रानी नागिन सारे नाग और नागिनों को इकट्ठा करके उन लोगों से कहती है, हम लोगों को जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर यह सब कर कौन रहा है, क्योंकि आज तक तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज ऐसा कैसे हो सकता है? नागिन माँ, मुझे लगता है ये काम गांव में रहने वाले उन दुष्ट सपेरों का ही है, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों को हमारे बारे में आखिर पता कैसे चला? हम लोग तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, आज तक तो उन लोगों को कभी खबर नहीं हुई। कहीं तुम लोगों में से कोई जंगल से बाहर तो नहीं गया था? रानी नागिन की बात सुनकर वह तीनों बहनें डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि आज उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। अरे क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे रो क्यों रही हो?
तभी मानवी रानी नागिन को सारी बातें बता देती है और उनकी बातें सुनकर रानी नागिन गुस्से में आ जाती है और वह कहती है, आज तुम तीनों बहनों की एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब उन सपेरों को हमारे बारे में पता चल चुका है और वह कभी भी हम लोगों पर हमला कर सकता है। तुम लोगों ने अपने साथ साथ हम सबकी भी जान खतरे में डाल दी है। इसके लिए तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इसलिए तुम लोग अभी उस बस्ती से बाहर निकल जाओ और यहाँ लौटकर कभी मत आना। रानी नागिन ने उन तीनों बहनों को बस्ती से बाहर निकाल दिया और वह तीनों बहनें रोते रोते जंगल से बाहर निकल जाती है। आज हम लोगों की गलती की वजह से सारे नाग नागिन खतरे में आ गए हैं। अब कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहो बहन, हम अभी भी अपनी बस्ती के लोगों को बचा सकते हैं और अपनी माँ के कातिलों का बदला ले सकते हैं और हमें बंदी बनाए उन मासूम नाग नागिनों को भी सपेरों से छुड़ा कर लाना है। हम उन सपेरों को उनके साथ कुछ बुरा करने नहीं दे सकते। अब हमें ही उन सपेरों को मारकर अपने साथियों को बचाना होगा। हाँ बहन, तुम दोनों सही कह रही हो। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें उन सपेरों को उनके किए की सजा देनी ही होगी। ऐसा बोलकर वो तीनों बहनें गांव में रात के अंधेरे में घुस जाती है और रात के अंधेरे में वे लोग अपने साथियों को ढूंढने लगती है। लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भी उन्हें उन सपेरों का ठिकाना नहीं मिलता है। पता नहीं उन दुष्ट सपेरों का ठिकाना कहाँ पर है और उन्होंने आखिर हमारे साथियों को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन हमें कैसे न कैसे करके उन्हें ढूंढना ही होगा। वहीं कासमुंडा अपने बाकी के सपेरों से कहता है, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें आज की रात बहुत ज्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और फिर कल सुबह हम इन नाग और नागिनों की बलि दे देंगे। इसलिए तुम लोगों को आज रात इन लोगों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है उस्ताद जी, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। उन तीनों बहनों के पास सिर्फ रात का ही समय था, इसलिए वो लोगों के घरों में घुस घुस कर अपने साथियों को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में उन लोगों को उन सपेरों का ठिकाना मिल जाता है और देखते हैं कि उन सपेरों ने उन नाग और नागिनों को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अरे तुम लोग हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो वरना वे लोग आ जाएंगे। उसी समय उन तीनों बहनों ने अपनी जादुई शक्तियों से उस पिंजरे को तोड़ दिया और अपने सारे साथियों को बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज सुनकर कासमुंडा और उसके सारे साथी आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से बचकर जाने की सोच रहे हो? और या क्या तुम्हारे साथ ये 3 बच्चियाँ भी हैं? चलो अब तो और भी मजा आएगा। अब यह भी हमारी बंदी बनेगी। ऐसा कहकर सपेरा जैसे ही उन नागिनों को पकड़ने जाता है वैसे ही वह सारे नाग नागिन अपने असली रूप में आ जाते हैं और सारे सपेरों को डस लेते हैं और सारे सपेरे वहीं पर मर जाते हैं। तूने ही हमारी माँ की जान ली है ना, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें एक होकर कासमुंडा को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और इस तरह से उस गांव से सारे सपेरों का नामो निशान मिट जाता है और नाग और नागिन वापस से अपने बस्ती में लौट जाते हैं। सारी बातें जानकर बस्ती की मुखिया उन तीनों बहनों को शाबाशी देती है और उन्हें अपने नागलोक में वापस शामिल कर लेती है और उस दिन के बाद से हर कोई उन तीनों बहनों से बहुत प्यार करने लगता है और वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अनाथ बेटी की शादी। रामपुर गांव में पूनम अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। पूनम की भाभी उर्मिला स्वभाव से बहुत ही कंजूस और दुष्ट औरत थी। पूनम की मां के निधन के बाद उर्मिला अपनी ननद पूनम को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उर्मिला को पूनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से पूनम की शादी ऐरे गैरे से हो जाए ताकि उसे उसकी शादी में ज्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े। इसलिए उर्मिला हमेशा पूनम के रिश्तों की तलाश में लगी रहती थी। एक दिन उर्मिला बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब और मजबूर लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो लड़का उर्मिला के पास भी आता है और उनसे कहता है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। मेरी माँ बहुत बीमार है
और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया आप थोड़ी मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का तो मेरे बहुत ही काम का है। अगर मैं इस भिखारी लड़के से अपनी ननद पूनम की शादी कर दूं, तो हमें उस पूनम नाम की आफत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और तो और हमें उसकी शादी में 1 भी रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे सिर से हमेशा के लिए पूनम नाम की बला भी टल जाएगी। फिर हम दोनों पति पत्नी एक साथ सुकून से रह सकेंगे। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। उर्मिला उस भिखारी को कुछ समझाती है और उसे कुछ पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन पूनम का भाई काम पर जा रहा था, तभी उर्मिला उनसे कहती है, अजी सुनते हो, मैंने अपनी पूनम के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर उर्मिला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें ये सब भी देखना होगा ना। मैं ऐसे कैसे किसी एरे गेरे के साथ अपनी बहन की शादी करा दूंगा। बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो यही सोचते हो कि मैं तो पूनम की सगी हूँ ही नहीं, हूँ तो आखिर भाभी ही ना। अगर माँ होती तो सिर्फ वो ही अपनी पूनम के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आती। मैं कहाँ तुम लोगों की सगी हूँ, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पे बुला लेना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उर्मिला शाम को जिस लड़के को घर पर बुलाती है वह कोई और नहीं बल्कि वो वही भिखारी लड़का था जिसकी उसने बाजार में मदद की थी। दरअसल उस लड़के का नाम अर्जुन था, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उर्मिला उसे माँ के इलाज के लिए पैसे देने के साथ उसे अच्छे कपड़े खरीदने के भी पैसे देती है, ताकि वह दिखने में अच्छे खानदान का लग सके, और उसे शाम को अपने घर पर बुलाती है। अर्जुन उर्मिला के कहने पर ही अच्छे से तैयार होकर घर आ जाता है। अर्जुन की मजबूरी ये होती है कि वो एक गरीब भिखारी था और उसे उर्मिला ने उसकी माँ के इलाज के लिए जो शर्त रखी थी वह उसे मजबूरी में मानना पड़ रहा था। अजी लाखों में एक लड़का चुना है मैंने अपनी पूनम के लिए। अभी हाल ही अर्जुन का शहर में दूसरे बड़े पोस्ट पर नौकरी लगी है। अर्जुन बताओ कितनी पगार मिल रही है तुम्हें? अर्जुन को झूठ बोलते हुए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह लड़खड़ाते हुए जुबान में कहता है, जी पगार यही कोई 50। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी माँ से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने ही बताया कि 50,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया। तो कब जा रहे हो शहर? शहर के लिए तो अगले ही हफ्ते निकलना होगा। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं माँ को साथ ही लेके जाऊंगा और अब से वहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए तो अच्छा होगा। और हाँ, मुझे दहेज में लड़की के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वाह, तुम्हारा उच्च विचार देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। पर अर्जुन बेटा, इतनी जल्दी हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे? आखिर पूनम मेरी इकलौती बहन है, बड़े ही अरमान है उसके शादी को लेकर मेरे दिल में। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? बेटा, हम भी दहेज लेने और दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। और ये क्या, शादी में इतना फालतू के फिजूल खर्ची करना? शादी 2 दिन बाद ही सीधा और सिंपल तरीके से होगी। उर्मिला ने अर्जुन को पहले से ही अच्छे से समझा बुझा दिया था कि उसको क्या और कैसे बोलना है। बेचारा अर्जुन को मजबूरी में वहाँ झूठ बोलना पड़ता है और पूनम का भाई इन दोनों की बातों में आ जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही पूनम की शादी अर्जुन से हो जाती है। विदाई हो जाने के बाद अर्जुन पूनम को लेकर अपनी झोपड़ी में आता है, लेकिन अब अर्जुन पूनम से कुछ भी नहीं छुपाता है। वह पूनम को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसकी भाभी ने चालाकी से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो पूनम, यही सच्चाई है। पूनम, अगर तुम यहाँ से अपने भैया के घर वापसी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
उर्मिला भाभी ने मेरे साथ ये सब किया? वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती थी और मैं उनकी इस नफरत को हमेशा प्यार समझती रही। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। उर्मिला भाभी ने भले ही मेरी शादी आपके साथ किसी भी तरीके से की हो, पर अब तो आप ही मेरे पति हैं और आपकी माँ ही मेरी माँ है। अब आप लोग जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया का दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर उन्हें इन सब बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। पूनम अर्जुन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं और वे लोग दूसरे गांव में जाकर खुद के रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और पूनम अपनी सास और अर्जुन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। अर्जुन के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए पूनम और अर्जुन दोनों जंगल से लकड़ियां काटते और उसे शहर में ले जाकर बेचते और उसी से उनके घर का गुजारा चलता। एक दिन अर्जुन और पूनम दोनों जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। वे लोग वहीं पेड़ के पास रुक जाते हैं, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वे दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला गड्ढे में गिर गई है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। अर्जुन और पूनम दोनों मिलकर किसी तरह से उस बूढ़ी महिला को गड्ढे में से बाहर निकालती है और उन्हें अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और दोनों मिलकर उस बूढ़ी महिला की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन उस बूढ़ी महिला को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं जंगल के रास्ते से घर जा रही थी, तभी अचानक बारिश में मेरा पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में जा गिरी और तुम दोनों ने फरिश्ते की तरह वहाँ आकर मेरी जान बचा ली। अगर तुम दोनों वहाँ वक्त से नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। अम्मा, ये लो, ये हल्दी वाला दूध है, पी लो। बेटी, तुम लोग इस झोपड़ी में रहते हो? अर्जुन उस बूढ़ी जादूगरनी को अपने और लक्ष्मी के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनने के बाद वह बूढ़ी जादूगरनी कहती है, बेटा, मैं जादूगरनी हूँ। मैंने अपने जादू से बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं, लेकिन अब उम्र हो चुकी है, इसलिए सब कुछ छोड़ दी हूँ। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम लोगों के लिए एक आखिरी बार जादू करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो जादूगरनी कुछ मंत्र पढ़ती है। बेटी, ये लो, ये एक लहंगा है और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम अपने इस लहंगे से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब पल भर में मिल जाएगा। इतना बोलकर जादूगरनी लक्ष्मी को वो जादुई लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी वो जादुई लहंगा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, हमें हमारे लिए एक सुंदर सा घर दे दो। लक्ष्मी के इतना कहते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाती है और उसके बाद लक्ष्मी, अर्जुन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई लहंगा से मांग लेते और उन्हें तुरंत ही वो चीज मिल जाया करती थी। लक्ष्मी, सचमुच बेटी, तुम किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो। तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही हमारा ये घर स्वर्ग सा सुंदर हो गया और हमारे सारे दुख दूर हो गए। बेटी, धन्य हो तुम बेटी। माँ जी, मैं वो सोच रही थी कि मैं एक बार अपने भैया और भाभी से जाकर मिलाऊं। मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अर्जुन तुम्हें तुम्हारा मायके छोड़ देगा। लक्ष्मी बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया और भाभी से मिलने जाती है। लक्ष्मी का भाई लक्ष्मी को देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी भाभी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। शायद उसे उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ और शायद आज भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। प्लीज अब तुम भी मुझे माफ कर दो। शायद फिर दोबारा तुमसे मुलाकात हो पाए या नहीं।
ऐसा मत कहो भाभी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे भाग में अर्जुन ही लिखे थे और भाभी आज मैं अर्जुन और अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। भाभी अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। लक्ष्मी वापस से अपने घर आ जाती है और अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, मेरी भाभी की सारी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कोई दवा मुझे दे दो। तभी लक्ष्मी के हाथों में वो दवाई आ जाती है और वह जल्दी से उस दवाई को लेकर अपने भाभी के पास आती है और उन्हें वो दवाई खिला देती है। दवा खाते ही उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और लक्ष्मी को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।